हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी एक प्रॉपर सीरीज चल रही है 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस प्लेलिस्ट में इस पूरे सेशन में हम लोग 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक वाइज हम यहाँ पे चीजें देख रहे हैं। ये हमारा टॉपिक नंबर 8 है जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम डोमेन टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं रूट लोकस डायग्राम। आज हम उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखेंगे। अगर आज आपने ये सेशन अच्छे से देख लिया, प्रॉपर समझ लिया और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो कि मैंने आपने ऑलरेडी आपको करा के रखे हैं, अगर आपने उतना कर लिया तो आपका कंट्रोल सिस्टम का एक चैप्टर 1 घंटे में ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग इसको अच्छे क्वेश्चन बना पाएंगे एग्जाम में। और किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करिए, ए एग्जाम का कोई भी एग्जाम होता है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम को डिले की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग रूट लोकस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है कि जो रूट लोकस डायग्राम है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है WR इवांस। इन्होंने ही स्पाइरल की इन्वेंशन किया था और इन्होंने ही रूट लोकस डायग्राम को बना के सिस्टम की एनालिसिस करके बताया कि हम सिस्टम की एनालिसिस कैसे करेंगे। तो WR इवांस इंट्रोड्यूस्ड अ ग्राफिकल मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नोन एज रूट लोकस डायग्राम। मतलब कि इन्होंने हमें एक ग्राफिकल मेथड बताया कि कैसे हम अपने सिस्टम के रूट्स के बारे में जान पाएंगे कि कैसे हमारे रूट्स का नेचर चेंज हो रहा है बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ के एक कांस्टेंट है हमारे सिस्टम में जिसकी वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे या हम इसको बोलते हैं पैरामीटर वेरिएशन। जैसे हम के की वैल्यू को चेंज करेंगे या फिर पैरामीटर को वेरी करेंगे तो कैसे हमारे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स का नेचर चेंज होगा, वो हमें यहाँ पे इस मेथड के थ्रू पता चल पाता है। इस ग्राफिकल मेथड या फिर इस ग्राफिकल डायग्राम के थ्रू पता चल पाता है, जिसकी खोज किसने करी थी? WR इवांस ने। यूज फॉर एनालाइजिंग एंड डिजाइन ऑफ सिस्टम। आप इससे किसी भी सिस्टम की एनालिसिस कर सकते हो और साथ में उसकी डिजाइन बना सकते हो कि हमारे सिस्टम में ये प्रॉपर्टी हमको चाहिए तो उसके लिए हमको कैसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो हमारी रूट लोकस डायग्राम है ये कौन सी टेक्निक है, ये टाइम डोमेन टेक्निक है या फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक है। जैसे कि बोडे प्लॉट हो गया, नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया, पोलर प्लॉट हो गए, एम एंड सर्कल्स हो गए, ये सब आपके क्या थे? फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक। टाइम डोमेन टेक्निक में आपका आता है एक राउथ हर्बिट्स और एक आता है आपका रूट लोकस डायग्राम। तो याद रखिएगा, रूट लोकस डायग्राम इज अ कंप्लीटली अ टाइम डोमेन टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द सिस्टम, ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड फॉर GSHS विथ यूनिटी फीडबैक। हम इसको हमेशा किसके लिए बनाएंगे? रूट लोकस डायग्राम GSHS सिस्टम के लिए बनाएंगे और हमारा जो फीडबैक होना चाहिए वो यूनिटी होना चाहिए ना, UFP मतलब यूनिटी फीडबैक, मतलब यूनिटी फीडबैक। इट इज लोकस ऑफ रूट्स व्हाइल वेरिंग वैल्यू ऑफ के फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। मतलब एक हमारे पास पैरामीटर है के, उसकी वैल्यू को हम 0 से इंफिनिटी तक वेरी करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे रूट्स कैसे चेंज हो रहे हैं। उसी डायग्राम को हम बोलते हैं रूट लोकस डायग्राम। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को समझना है कि हमारे पास GSHS के कुछ पोल्स होंगे और कुछ जीरोज होंगे। तो जो भी पोल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आपका k इक्वल टू 0 पॉइंट। याद रखिएगा सभी लोग, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे ओपन लूप सिस्टम में, ओपन लूप GSHS जो हमारे पास सिस्टम है, इसके जो भी पोल्स होंगे, जितने भी पोल्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? k इक्वल टू 0 पॉइंट। सिमिलरली हमारे पास जितने भी जीरोज होंगे उनको हम बोलते हैं आपका k इक्वल टू इंफिनिटी पॉइंट। हमारे GSHS में जितने भी जीरोज होते हैं, ओपन लूप जीरो जितने भी होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? आपका k इक्वल्स टू इंफिनिटी पॉइंट। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। स्पायर रूल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं रूट लोकस डायग्राम बनाने में, जिसकी खोज भी किसने करी थी? आपके WR इवांस इन्होंने करी थी ना। इनको आप लोग देख के प्रणाम कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट जो आपका एक पॉइंट समझना है आपको यहाँ पे कि अगर हम लोग अपने सिस्टम में सिर्फ एक पैरामीटर को चेंज करके डायग्राम बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रूट लोकस डायग्राम। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग मल्टीपल पैरामीटर को वेरी करें, मतलब K1 K2 K3 K4 4-5 हम यहाँ पे पैरामीटर को वेरी करें, तो उससे जो हमको डायग्राम मिलेगा उसको हम बोलते हैं रूट कंटूर, है ना। याद रखिएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रूट कंटूर, है ना। तो मल्टीपल पैरामीटर इज कॉल्ड रूट कंटूर, उससे आपको रूट कंटूर डायग्राम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको समझनी है कि हमारे रूट लोकस डायग्राम में कुछ रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स आपको बनते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपसे पूरा सिस्टम ही बनता है, रूट लोकस डायग्राम ही बनता है। तो सबसे पहला रूल है आपके पास कि जो भी रूट लोकस डायग्राम होगा वो आपका हमेशा सिमेट्रिकल होता है रियल एक्सिस। जैसे ये आपके पास रूट लोकस डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, तो ये आपकी रियल एक्सिस है ना। इसके सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। जो भी रूट लोकस डायग्राम बनेगा उसमें आपके पास रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको हमेशा ही क्या देखने को मिलेगा, सिमेट्री। मतलब जैसा ऊपर चीजें रहेगी वैसा नीचे भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्यों होती है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो पोल्स होंगे, कॉम्प्लेक्स पोल होंगे, वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होंगे। मतलब अगर एक पोल ऊपर है उसका एक सिमेट्री यहाँ पे होगा, ये नीचे। अगर एक जीरो यहाँ पे है तो एक जीरो नीचे भी होगा। मतलब आपको कॉम्प्लेक्स पोल में सिमेट्री देखने को मिलती है। इस वजह से आपका जो रूट लोकस डायग्राम होगा वो हमेशा रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। ये पॉइंट नंबर 1 जो कि आपको ध्यान में रखना है। दूसरा रूल है आपका रूट लोकस डायग्राम का, हमेशा याद रखिएगा कि हम जब रूट लोकस डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा GSHS दिया हुआ है उसके हम पोल्स और जीरो को प्लॉट कर लेंगे एस प्लेन में। ये मेरा एस प्लेन है और यहाँ पे मैं प्लॉट कर लूंगा। प्लॉट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, है ना। प्लॉट करने के बाद आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि जो आपका रूट लोकस डायग्राम है वो हमेशा उसकी जो ब्रांच है ना, वो हमेशा ओपन लूप पोल से निकलेगी और टर्मिनेट कहां पे होगी, आपके ओपन लूप जीरोज में। अगर मान लीजिए वहां पे जीरोज नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में वो इंफिनिटी पे टर्मिनेट होगी। तो क्या बोला मैंने कि आपके रूट लोकस जो ब्रांच है that always originate from open loop poles, that is k equal to 0 point, and always terminate on k equals to infinity, that are open loop zeros. in the absence of zero, अगर वहां पे कोई जीरो नहीं है, in that case that pole will terminate on infinity, वो आपका infinity पे टर्मिनेट होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, एक बार इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। As k varies from 0 to infinity, each branch of root locus originate from an open loop poles, P से आपका originate होगा, and with k equal to 0 terminate either on open loop zeros, okay, or infinity. The number of branch terminating on infinity is p minus z. मान लीजिए आपके पास 10 पोल हैं, 2 जीरो हैं, तो 8 जो पोल है ना वो आपके कहां पे टर्मिनेट होंगे, इंफिनिटी पे टर्मिनेट होंगे। जैसे यहां पे भी देख लीजिए, ये पोल है, ये पोल है, ये पोल है, ये जीरो है। तो ये वाला पोल कहां पे टर्मिनेट हो रहा है आपका, ये वाली जीरो पे। ऐसा क्यों हो रहा है वो नेक्स्ट में पता चलेगा। ये वाला जो पोल है यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, बाकी ये जो पोल है सब कहां पे टर्मिनेट होंगे, आपके इंफिनिटी पे टर्मिनेट होंगे, है ना। ये यहाँ पे भी टर्मिनेट हो जाएगा ऐसा, बट ये दोनों जो आपके कहां पे टर्मिनेट होंगे, इंफिनिटी पे टर्मिनेट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो लोगों को बहुत टफ लगता है उसके बारे में बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे, कि जो हमारा जो रूट लोकस ब्रांच है ना, वो रियल एक्सिस में कहां पे बनेगा और कहां पे नहीं बनेगा, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो वो देख लीजिए। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए मेरे पास एक एस प्लेन है, यहाँ पे मेरे पास ये एक पोल है, दिस इज माई वन पोल, ये मेरे पास एक और पोल है, ये एक और पोल है, ये यहाँ पे मेरे पास एक जीरो है, ठीक है ना। एक यहाँ पे जीरो है, एक यहाँ पे जीरो है, एक यहाँ पे आपके पास ये पोल है, एक यहाँ पे पोल है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपके पास एस प्लेन बना लिया जहां पे आपके पास 4 पोल है, ठीक है ना। 4 है कि ज्यादा है, 3 2 5, 5 पोल है, ठीक है ना, जो क्रॉस वो पोल है, और आपके पास 3 जीरोस है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 5 पोल हैं, 3 जीरो हैं, तो मेरे पास जो 2 पोल हैं वो कहां पे टर्मिनेट होंगे, आपके इंफिनिटी पे टर्मिनेट होंगे। 3 पोल को 3 जीरो तो मिल गए, लेकिन अभी भी 2 पोल ऐसे बचे हैं जो कि
उनको जीरोज नहीं मिले तो वो कहाँ पे टर्मिनेट होंगे, उस केस में वो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इतना तो हो गया ना। अब आपको देखना है कि रियल एक्सिस में ये जो हमारा रूल है क्या बताता है कि रियल एक्सिस में हमारा रूट लोकस ब्रांच कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमको समझना है। तो जैसे देखिए ये वाला है ना, तो आपको पहली बात ध्यान है कि जब रियल एक्सिस में आप देखते हो ना रूट लोकस ब्रांच, तो कभी भी उसमें कॉम्प्लेक्स पोल और जीरो का रोल नहीं होता है ना। अगर आप रियल एक्सिस में देख रहे हो तो उसमें सिर्फ रियल एक्सिस पोल और जीरो का ही इंपॉर्टेंस होगा, है ना, उसी का कैलकुलेशन होगा, उसमें आप कॉम्प्लेक्स पोल और जीरो काउंट नहीं करोगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक पोल है, मुझे देखना है कि ये वाला पोल या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, दोनों में से किसी की तरफ जाएगा ना, या तो लेफ्ट में जा सकता है तो राइट में जा सकता है ना। तो मुझे जानना है कि किधर जाएगा, तो हमें क्या करना होता है ये जानने के लिए, हमें क्या करना होगा यहाँ पे, हमें एक यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे इधर पे, ठीक है ना। और जब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया हमने, उसके उस तरफ राइट हैंड साइड में देखेंगे, क्या करेंगे, जो भी हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे उसके राइट हैंड साइड में जाके देखेंगे कि कितने पोल और जीरोस का समेशन है जो कि रियल एक्सिस में है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है पोल और जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन जीरो। जीरो एक इवन नंबर है, तो जब कभी इवन नंबर मिलेगा तो वहां पे रूट लोकस ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। तो हमारी रूट लोकस ब्रांच इधर नहीं जाएगी, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ सभी को? ओके। अब मैं क्या करता हूं, इस तरफ भी लेके आता हूं, ये है ना। अब देखता हूं इधर तरफ, अगर मैं इस लाइन के उस तरफ देखूं राइट हैंड साइड में कितने पोल और जीरो हैं, तो एक पोल है ना, और एक आपका होता है ऑड नंबर, इस वजह से आपकी रूट लोकस ब्रांच यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगी। तो हमारी जो रूट लोकस ब्रांच निकलेगी वो कहां पे रहेगी, वो इस तरफ निकलेगी, ठीक है ना। इनका इंपॉर्टेंस होगा क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कॉम्प्लेक्स पोल का और जीरोस का रूल यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है। ये तो इनको मैं सर्कल मार देता हूं, इनको भी आप काउंट नहीं करोगे, ठीक। ये वाले का अगर मैं पता करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, अगेन यहाँ पे ये वाले पोल का मुझे पता करना है, तो एक इधर लाइन ड्रॉ करो, जैसे लाइन ड्रॉ करोगे तो रियल एक्सिस में पोल जीरो का सम करके देखो एक ही पोल है, तो आपकी रूट लोकस ब्रांच कहां पे होगी, इस तरफ होगी, ठीक। इसका करके देखते हैं, ये वाले पोल का, मतलब ये वाले पोल का पता चल गया, ये वाला पोल का पता चल गया, ये वाले पोल का पता करते हैं। तो ये वाले पोल से अगर मैं इधर करके देखता हूँ, है ना, तो इधर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो इधर पोल और जीरो का समेशन कितना है, दो, तो आपकी रूट लोकस ब्रांच इस तरफ नहीं जाएगी, है ना। तो इधर नहीं, किस तरफ जाएगी, इस तरफ करके देखता हूँ, ऐसी लाइन ड्रॉ करके, तो इधर से हमको तो एक दो तीन, मतलब तीन पोल है, मतलब ऑड नंबर है, तो आपकी रूट लोकस ब्रांच इस तरफ यहाँ पे ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा रूल होता है, तो आपकी रूट लोकस ब्रांच यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगी इस पे, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि कैसे आप ये पता कर सकते हो कि आपकी रूट लोकस ब्रांच, है ना, आपकी रियल एक्सिस में कहां पे रहेगी और कहां पे नहीं रहेगी। एक बार मैं इस पॉइंट को पढ़ लेता हूं तो आपको चीजें और समझ में भी आ जाएंगी, देखिएगा सभी लोग। रूट लोसी on the real axis are determined by open loop poles and zeros lying on it if total number of real pole and real zeros, real की बात करें, real pole and real zeros to the right of this point is odd, अगर odd है right side में, then root locus branch lie on this point. The complex conjugate pole एंड जीरो, मतलब जो कॉम्प्लेक्स पोल और जीरो है ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन द लोकेशन ऑफ रूट लोसी ऑन द रियल एक्सिस। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जो कि मैंने अभी आपको यहां पे बताया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। एक होता है आपके पास एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स ये बताते हैं कि जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन आपको बताया, इस क्वेश्चन में हमें ये पता चला कि 5 पोल थे, 3 जीरोस थे, तो 5 पोल में से 3 पोल को 3 जीरो मिल गए, ठीक है ना। लेकिन 2 पोल तो अभी भी क्या है, खाली बैठे हैं, तो वो कहां पे टर्मिनेट होंगे, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगे, इतना तो क्लियर हो गया। अब वो इन्फिनिटी पे जब टर्मिनेट होंगे तो वो किस डायरेक्शन में इन्फिनिटी पे जाएंगे, वो हमको बताता है एक एंगल, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। वो निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 2l + 1 अपॉन p - z × 180 डिग्री।
ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो एल की वैल्यू होती है वो क्या होगी, 0 से लेके 1 2 3, और ये वैल्यू कहां तक लेके जाओगे आप, p माइनस जेड माइनस 1 तक। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ एल की वैल्यू ये। तो आप ऐसे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और p और z क्या है यहाँ पे, p यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ पोल, z आपके पास नंबर ऑफ जीरोस। फिर आता है एक सेंट्रोइड। जो आप एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स बनाए आपने, वो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स रियल एक्सिस को कहां पे कट करते हैं, उसी पॉइंट को बोलता हूं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑन द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस में जो आपके एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स है कहां पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं आपका सेंट्रोइड, जो कि आपका हमेशा रियल एक्सिस में होता है ना। तो इसमें एक पॉइंट ये भी है कि इट ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन द रियल एक्सिस। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ p माइनस समेशन ऑफ z अपॉन p माइनस z। याद रखिएगा, यहाँ पे जो ये लिखा ना समेशन ऑफ p, ये आपके जितने भी पोल्स हैं उनका समेशन है। लेकिन याद रखना, जो जितने भी पोल हैं उनके रियल पार्ट का सम, उनमें इमेजिनरी पार्ट को आप हटा सकते हो, है ना। अगर आप ऐड भी करोगे तो कैंसिल आउट हो ही जाता है, आप करके देखो पता चल जाएगा। बट याद रखिए फॉर्मूले में यहाँ पे क्या रियल पार्ट, यहाँ पे भी जीरो आपके क्या है, रियल पार्ट ऑफ जीरोस अपॉन p माइनस जेड। p यहाँ पे नंबर ऑफ पोल है, जेड यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस है। फिर एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो हमको क्वेश्चन दिया है उसमें कितने रूट लोकस ब्रांच होंगी, है ना। तो वो कैसे करोगे आप, तो याद रखना जो रूट लोकस ब्रांच होती है ना वो हमेशा पोल या जीरो के बराबर होती है। अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरे पास कि जो मेरा सिस्टम दिया है वहां पे पोल ज्यादा है जीरो से, मान लो 10 पोल हैं और 3 जीरोज हैं, तो वहां पे जो रूट लोकस ब्रांच होगी वो 10 होंगी। मतलब रूट लोकस ब्रांच वहां पे p के बराबर होंगी अगर p ज्यादा है तो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास जीरोज ज्यादा है, उस केस में रूट लोकस ब्रांच हमारी z के बराबर होगी, मतलब जीरोज के बराबर होगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया, एक चीज आपको और समझनी है कि रूट लोकस हम किसको बोलते हैं, जब k की वैल्यू को मैं जीरो से इंफिनिटी तक बढ़ाऊंगा, वेरी करूंगा, तो उसको बोलता हूं मैं रूट लोकस डायग्राम। अगर मैं k की वैल्यू को माइनस इंफिनिटी से जीरो तक वेरी करूं, तो उसको मैं बोलूंगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस डायग्राम। k की वैल्यू को माइनस इंफिनिटी टू जीरो, मतलब रेंज मैंने अलग कर दी। और अगर मैं k की वैल्यू को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वेरी करूं, तो उस प्रकार के रूट लोकस को मैं बोलता हूं आपका कंप्लीट रूट लोकस डायग्राम। मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आप पूरा वेरी करोगे। आपके सिलेबस में ओनली ये है ना, ओनली दिस इज इन योर सिलेबस। अब कौन सा सिलेबस, जेईई का कोई भी सिलेबस उठा लो भाई, है ना। ये दोनों चीजें आपको मास्टर्स में देखने को मिलती है। जब कभी आप मास्टर्स का कोई एग्जाम दोगे, एमटेक वगैरह करोगे, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। आपकी पूरे बीटेक लेवल में कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर एक होता है आपका ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट क्या बताता है, जैसे आपके पास मैंने एक क्वेश्चन से थोड़ी देर पहले कराया था। यहाँ पे मान लीजिए दो पोल है, एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे है। ठीक है, दो पोल है, तो इसकी रूट लोकस ब्रांच कहाँ पे जाएगी, इस तरफ। इसकी रूट लोकस ब्रांच किधर जाएगी, इस तरफ। तो दोनों आपस में कहीं ना कहीं टकराएंगे। इस पॉइंट को पता कर सकता हूँ किसके थ्रू, ब्रेक अवे पॉइंट के द्वारा। ब्रेक अवे पॉइंट बताता है कि जैसे एक पोल है ना, पोल किसकी उम्मीद से यहाँ ट्रेवल करा, किसको जीरो मिल जाएगा, तो वहां पे आराम सेटिस्फाई होकर बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा वो। लेकिन किस उम्मीद से गया वो कि उसको जीरो मिलेगा। यहाँ पे एक पोल था, वो भी किस उम्मीद से इधर आ रहा है कि इसको एक जीरो मिलेगा। ये भी जीरो की उम्मीद में है, ये भी जीरो की उम्मीद में है। दोनों आए, दोनों क्या है, पोल टकरा गए और भग गए, है ना। तो जिस पॉइंट पे टकराते हैं उस पॉइंट को बोलता हूं ब्रेक अवे पॉइंट, है ना। तो पोल पोल ही आपस में टकराएंगे, पोल और जीरो आपस में टकराएंगे ना। तो हम पोल और जीरो को जहां पे इंटरसेक्ट होंगे उनको हम लोग ब्रेक अवे पॉइंट नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, ये पॉइंट आप सब लोग ध्यान से समझिएगा। फिर एक होता है आपका एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल। मतलब कि आपके जो कॉम्प्लेक्स पोल और जीरोस होते हैं उसमें आपको उनकी ब्रांचेस के लिए क्या लिखना पड़ता है, एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल। इसका फॉर्मूला क्या होगा आप सभी लोग ध्यान समझिएगा। आपका पास यहाँ पे डिपार्चर में जो फॉर्मूला होता है फाइव डी, है ना। आपके पास जो फाइव डी का फॉर्मूला होगा डिपार्चर का, वो होता है 180 प्लस 5।
जहां पे फाई क्या है, फाई जेड माइनस फाई पी, जहां पे जो फाई है वो क्या है, दैट इज योर फाई जेड माइनस फाई पी, है ना। और आपका अराइवल क्या है, एंगल ऑफ अराइवल, तो फाई एक फॉर्मूला होता है आपके पास 180 माइनस फाई, और फाई की वैल्यू क्या है आपके पास। तो ये एक फॉर्मूला लिखने का तरीका हो गया। कुछ कुछ बुक्स में इसको अलग तरीके से भी लिखा गया है, मैं वो भी बता देता हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, उसके लिए मुझे वो चीज भी बतानी पड़ेगी, तो मैं आपको वो चीज भी करके बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा सभी लोग, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, आप बोल दो यहाँ पे कि जो फाई है वो क्या हो जाएगा, फाई पी माइनस फाई जेड, ठीक है ना, आपने ये बोल दिया। और आपने बोल दिया फाई डी मतलब एंगल ऑफ डिपार्चर, ये फॉर्मूला हो जाएगा 180 माइनस फाई, ठीक है, ये कर सकते हो आप यहाँ पे। और आपका एंगल ऑफ अराइवल हो जाएगा 180 प्लस फाइव। तो इसमें लोगों को याद करने में बड़ा आसानी रहता है कि भाई फाई की वैल्यू क्या है, फाई पी माइनस फाई जेड, ठीक है। और जहां पे डी लिखा मतलब डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ए लिखा मतलब अराइवल मतलब एडिशन का, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 180 माइनस फाइव, 180 प्लस फाइव, ऐसे लोग याद कर लेते हैं। आपकी अपनी अपनी टेक्निक है ना, सबका अपना अपना पसंद होता है, अपनी अपनी पसंद के हिसाब से इसको लोग सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे। मैंने क्या किया है, एक क्वेश्चन लिया, क्यों लिया क्वेश्चन, आपको इसके पूरे स्टेप्स का एनालिसिस कराने के लिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन मुझे कराने का जो मेन मकसद है कि आपको एक क्वेश्चन से समझ में आ जाए कि हम रूट लोकस डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे जीएसएचएस दिया हुआ है ना, और मेरे पास ये सिस्टम दिया है, मुझे इसका क्या होता है बनाना है, रूट लोकस डायग्राम बनाना है, और साथ में के की वैल्यू निकालनी है एट एस इक्वल टू -2.5 पे, ठीक है। ओके, तो पहले क्या करूंगा मैं, इस क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या होगा कि मुझे पोल और जीरो देखने हैं। कितने पोल है मेरे पास, 1 2 3 4, मेरे पास यहाँ पे पोल कितने हैं, 4, जीरोज कितने हैं, एक भी नहीं, तो जेड आपके पास कितने हैं, जीरो, मतलब पोल 4 है, जीरो एक भी नहीं है। तो जो चारों पोल है कहाँ पे टर्मिनेट होंगे, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगे। तो हम एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हमारे जितने पोल हैं उनमें से कितने पोल टर्मिनेट होंगे इन्फिनिटी पे, 4 होंगे। और कितनी रूट लोकस ब्रांच होंगी, हमारे पास 4 रूट लोकस ब्रांच होंगी। पता था कि पोल और जीरो में जो जाता होगा उतनी रूट लोकस ब्रांच हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 4 रूट लोकस ब्रांच हमको देखने को मिलेगी। जितने भी 4 पोल है वो कहां से स्टार्ट होंगे, पोल से स्टार्ट होंगे, और कहां पे टर्मिनेट होंगे, इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होंगे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आपके पास जीरो तो है नहीं। आपने एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकाल लिया, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1 2 3, 4 क्यों नहीं लेंगे, क्यों लेंगे, आपकी जो एल की वैल्यू कितनी होती है, P माइनस जेड माइनस 1, पोल कितने थे, 4 माइनस 1 3, तो आप यहाँ 3 तक वैल्यू ले रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, आपने यहाँ पे सेंट्रोइड भी निकाल लिया जो कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को बताया कितना जाएगा यहाँ पे, सॉल्व करने पे, सम करने पे कर लोगे तो आपका -1.5। आपने यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट भी निकाल लिया, कैसे, डीके बाय डीएस करके, तो ये 3 पॉइंट आपके पास आ गए। अब इनमें से आपको देखना पड़ेगा कौन सा एक्चुअल में रियल आपका ब्रेक अवे पॉइंट है, कौन सा ब्रेक अवे पॉइंट आपका रूट लोकस डायग्राम में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वो कैसे करोगे आप लोग, प्रॉपर ड्रॉ करके। तो मैं क्या करता हूँ, इसका रूट लोकस डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिएगा सभी लोग, सबसे पहले क्या किया मैंने इस डायग्राम में, आप देख सकते हो, मैंने सबसे पहले पोल की लोकेशन को यहाँ पे देखा। कितने पोल थे मेरे पास, 4 पोल, मैंने चारों पोल की लोकेशन बना दी। एक पोल ओरिजिन पे था, एक पोल -1 पे था, एक पोल आपका -2 पे था, एक पोल आपका -3 पे था। ये मैंने 4 पोल बना लिए। अब देखो ये वाली ब्रांच कहाँ जाएगी, इधर, ये वाली ब्रांच किधर जाएगी, इधर, बीच में टकराएंगे। तो एक ब्रेक अवे पॉइंट 0 से 1 के बीच में होगा, यस तो नो। तो यहाँ पे आपके पास एक ब्रेक अवे पॉइंट देखने को मिलेगा। फिर अब देखो ये वाले पोल के बारे में, ये वाला पोल किधर जाएगा, इधर, ये वाला पोल किधर जाएगा, इधर, और बीच में आपस में टकराएंगे, मतलब 2 और 3 के बीच में भी आपको क्या मिलेगा, ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा। ये आपका सेंट्रोइड है, ये आपने चारों जितने आपके एंगल ऑफ एसिम्पटोट थे वो चारों आपने यहाँ पे बना लिया, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री, 615 डिग्री, वो आपने चारों बना लिए। और ये चारों क्या बताते हैं कि जो 4 पोल इन्फिनिटी पे जाएंगे वो किस डायरेक्शन के साथ जाएंगे, तो वो आपके इस एंगल के साथ जाएंगे। यहाँ पे टकराए, ये इन्फिनिटी पहुंच गया, ये आपका इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे टकराया, इसके अलोंग कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, और ये भी आपका इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इतना तो आपने कर लिया। अगर हम देखें इस सिस्टम में, हम ये समझ पा रहे हैं कि जब हमारे 2 पोल रियल एक्सिस में होते हैं तो हमको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, वहां पे ओवर डैम्प।
जब दो पोल आपस में किसी भी पॉइंट पे मिल जाते हैं ना, मतलब ओवरलैप करते हैं, उस पॉइंट को बोलता हूं आपका कि आपका क्रिटिकली डैम्प सिस्टम मिलता है, क्रिटिकली रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है ना, क्रिटिकली डैम्प रिस्पॉन्स मिलता है या फिर मार्जिनली डैम्प्ड रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और जब कभी भी आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब कभी भी क्या हो जाता है कि के की वैल्यू या फिर आपके पास यहाँ पे जो रूट्स हैं जो आपके ऊपर पहुंच जाएंगे, मतलब यहाँ पे एक पोल, यहाँ पे एक पोल है, हवा में है, उस केस में आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो होता है अंडर डैम्प। और जब कभी भी आपके पोल्स यहाँ पे आ जाते हैं, है ना, कहाँ पे, इमेजिनरी एक्सिस को, उसको हम बोलते हैं आपका अनडैम्प रिस्पॉन्स। और जब कभी भी पोल आपके इस तरफ आ जाएंगे राइट हैंड साइड में, उसको मैं बोलता हूं आपकी कि आपका सिस्टम वहां पे हो जाएगा अनस्टेबल। तो मुझे ये जानना है कि के की कौन सी वैल्यू यहाँ पे, जब जैसे ये सिस्टम मेरे पास जस्ट स्टेबल हो रहा है ना, अनडैम्प हो रहा है, तो उस टाइम पे के की वैल्यू क्या होगी वो मुझे कैसे निकालूंगा। मुझे जानना है कि किस के की वैल्यू पे मेरा जो सिस्टम है वो जस्ट स्टेबल हो रहा है, या फिर बोलो उसको कि वो मेरा सिस्टम अनडैम्प रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ राउथ हर्बिट्स। कैसे करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो कैसे बनती है, 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन में ये तो दिया था, उसमें 1 ऐड करके 0 से इक्वेट कर दो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे राउथ हर्बिट्स बना दो। कौन कौन से बनाओगे, एस की पावर 4, एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर 1, एस की पावर 0, इतना आपने कर लिया। फिर एक एक टर्म छोड़ के लिख लो। यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, फिर इसका है 11, फिर आपके पास है के, तो 1 11 के, और बचे हुए टर्म क्या थे, 6 और 6, आपने यहाँ पे 6 और 6 यहाँ पे रख दिया आपने, ठीक। फिर आपने यहाँ पे राउथ हर्बिट सॉल्व कर दिया। फिर आपको क्या करना था कि अगर आपको सिस्टम को क्या बनाना है, मार्जिनली स्टेबल या जस्ट स्टेबल, तो ये वाला टर्म आपका 0 होना चाहिए। और ये 0 तभी पॉसिबल होगा जब के की वैल्यू क्या होगी, 10। तो मतलब आपको मिल गया कि के की वैल्यू, किस के की वैल्यू पे आपका सिस्टम जस्ट स्टेबल हो जाएगा, तो आप के की वैल्यू क्या रहेगी वहां पे 10 होगी, तो के की वैल्यू 10 पे आपका सिस्टम क्या हो जाएगा वहां पे आपका जस्ट स्टेबल। अगर सिस्टम जस्ट स्टेबल हो गया तो वो ऑसिलेट करेगा, तो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा वो कैसे पता चलेगा, जहां पे आपने के इक्वल टू 10 पुट किया था ना, उसके जस्ट ऊपर वाली जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, वहां पे के की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 10 एस स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0। और के की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे 10, तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जहां पे एस इक्वल कितना आ जाएगा प्लस माइनस जे, इतना आ जाएगा। तो आप यहां से करोगे इसको एस इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा एन से कंपेयर करोगे, ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि के की कौन कौन सी वैल्यू पे आपका सिस्टम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, जस्ट स्टेबल होगा, वो आप पता कर सकते हो कि भाई के की वैल्यू 0 से लेके 10 के बीच में आपका सिस्टम क्या है, एब्सोल्युटली स्टेबल। मतलब आप इस डायग्राम में आके देखिए, है ना, इसको पूरा मैं रफ करके बताता हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये आपका के इक्वल टू 0 पॉइंट, ये है आपके पास के इक्वल टू 0 पॉइंट, ठीक है, मतलब दोनों पोल है, पोल आपके बढ़ने स्टार्ट हुई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे मिल लोगे के की वैल्यू पे, मुझे नहीं पता किस पॉइंट यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, मुझे इतना पता कि यहाँ पे जहाँ पे अनस्टेबल हो रहे हैं, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है आपका के इक्वल टू 10 है, यहाँ पे भी के इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि के की वैल्यू 0 से लेके 10 के बीच में आपको जो रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है दैट इज एब्सोल्युटली स्टेबल। के इक्वल टू 10 पे आपका सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, और के इज ग्रेटर देन 10 पे आपका सिस्टम क्या हो जाएगा वहां पे अनस्टेबल। वो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी थी, ठीक है, ये दिखा हुआ मैंने। के इक्वल टू 10 पे मार्जिनली स्टेबल होगा, और फॉर के ग्रेटर देन पे क्या हो जाएगा आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और जब के इक्वल टू 10 पे वो मार्जिनली स्टेबल होगा, उस केस में आपका सिस्टम कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये पूरा एक कंट्रोल सिस्टम का जो आपका रूट लोकस डायग्राम होता है, वो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। एक बार आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करिए, इसका जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन कराया एक बार उसको भी देखिए, आपको डेफिनेटली ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। इस सेशन के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और एक और अपडेट, अगर आप ये जो 400 टॉपिक्स के सारे प्लेलिस्ट देखना चाह रहे हैं, सारे वीडियो देखना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको करना क्या होगा,
अमर ज्योति प्राइम ऐप को डाउनलोड करिए। एक वहां पे कोर्स है रिवीजन बूस्टर, 99 रुपीज का कॉस्ट है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आप उसको जाके इनरोल कर सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ 10% 20% का डिस्काउंट भी है, 80-85 रुपए के बीच में वो कोर्स आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। 400 टॉपिक्स पूरे मैंने वहां पे करा के रखे हैं। साथ में जितने भी सब्जेक्ट आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं उनके रिवीजन के जो वीडियोस हैं, टॉपिक वाइज नहीं, पूरे सब्जेक्ट वाइज, वो भी आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको कंप्लीट सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स चाहिए, वो भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, ऑल द बेस्ट।